नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी आप आवाज के बारे में बता दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है नहीं है? जल्दी बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है नहीं है? एक बार जल्दी ऑडियो वीडियो क्लियर की बता दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है नहीं, बता दीजिए जल्दी, एक बार जल्दी बताइए बच्चों, एक बार जल्दी बताइए बच्चों, एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइए एक बार, जल्दी बताइए बच्चों। और आप अपनी ऐप अपने फोन से सेटिंग पे भी जा सकते हो, इसको हाई रिजोल्यूशन में भी देख सकते हो। जल्दी एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो के बारे में, ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो के बारे में बताइए जल्दी एक बार, जल्दी बताइए ताकि, ठीक है। राम राम भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी बताइए आवाज उसके बारे में बताइए जल्दी एक बार, ऑडियो वीडियो के बारे में। ऑडियो वीडियो को बता दो जल्दी एक बार बस। ठीक है बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के आज हम करेंगे पहले हरियाणा की जो बची हुई पॉलिटी, हरियाणा का जो पोर्शन बचा हुआ पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हरियाणा की भी, हरियाणा की पॉलिटी। और फिर हम क्या करेंगे, नेशनल की पॉलिटी, जो टॉपिक बचे हुए थे। अगर फिर भी कोई टॉपिक बचता है तो उसे क्वेश्चन के थ्रू कर देंगे, फिर भी कोई टॉपिक बचता है तो उसे क्वेश्चन के थ्रू कर देंगे, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट। चलो बच्चों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, हरियाणा में हमें पता है पहले कितने मंडल थे, 4 मंडल थे। अब कितने मंडल हो चुके हैं? 6 मंडलों में से अंबाला, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, पहले 4 मंडल थे। अंबाला, गुड़गांव, हिसार, रोहतक पहले 4 मंडल थे। अब कितने हो गए? 6 मंडलों की बात करें तो अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ठीक है। ये तो यही रहा। इसमें से क्या उड़ गया? इसमें से उड़ गया कैथल। पहले आगे बता भी दूंगा। करनाल, पानीपत, कैथल। जो करनाल जो था, करनाल, पानीपत, कैथल, इसमें से करनाल और पानीपत पहले रोहतक में थे। करनाल, पानीपत पहले रोहतक में थे और कैथल पहले अंबाला में था। तो अंबाला से कैथल ले लिया और करनाल, पानीपत, रोहतक से लेके करनाल को नया मंडल बना दिया। फाइन। हिसार को आ जाओ। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। इसमें से क्या बच गया बच्चों? भिवानी को अलग हटा दिया। भिवानी में क्या? दादरी और भिवानी, इनमें चेंज किए बच्चों, दादरी और भिवानी। आगे आ जाओ। दादरी और भिवानी किस में ऐड कर दिए? रोहतक में। तो हिसार मंडल में क्या बदलाव आया? हिसार मंडल में बदलाव आया, वहां से भिवानी को हटा दिया। भिवानी को हटा के दादरी और भिवानी जो 2 बन गए, रोहतक मंडल में ले आई। अंबाला में क्या बदलाव आया? अंबाला में से कैथल को हटा दिया। कैथल को अंबाला से उठा दिया और रोहतक से 2 गए। कौन रोहतक 2 गए? रोहतक से करनाल और पानीपत गया। करनाल, पानीपत गया। तो रोहतक से 2 गए, 2 आगे, दादरी, भिवानी आगे, रोहतक बराबर होया। अंबाला से कैथल गया, कैथल और जो रोहतक से 2 गए थे पानीपत और आपका क्या नाम है? करनाल। इनसे करनाल मंडल को बढ़ा दिया। आ जाओ। गुरुग्राम मंडल से क्या गया और क्या आ गया? गुरुग्राम मंडल में पहले गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात, पलवल होता था। तो इसमें से बच्चों पलवल, मेवात और फरीदाबाद को हटा के फरीदाबाद मंडल बना दिया। फरीदाबाद मंडल बना दिया। कल केमिस्ट्री का एक डाउट है, क्लियर कर देंगे बच्चों, क्लियर कर देंगे लास्ट में, जब क्लास पूरी होगी जब पूछ लेना, ठीक है। क्लियर टू यू? तो इन शॉर्ट मैंने नट सेल में बना भी रखा है। ये बदलाव हुए, जो बोलूंगा वो आगे लिखा मिलेगा, जो बोलूंगा वो लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिला? कैथल जिला पहले अंबाला से हटकर किस में आ गया? करनाल में। पानीपत रोहतक से हटकर कहां पर आ गया? करनाल में, ठीक है। और नू गुड़गांव से हटकर कहां पर आ गया? फरीदाबाद में। पलवल भी गुड़गांव से हटकर कहां पर आ गया? फरीदाबाद में। भिवानी को हिसार से हटा दिया और भिवानी 2 में टूट गया। भिवानी और दादरी कहां आ गया? रोहतक में। जो पॉइंट मैंने बताई थी। क्लियर बच्चों? पुलिस रेंज की बात करें तो कितनी पुलिस रेंज है हरियाणा में? 5 पुलिस रेंज। ये क्विक रिवीजन चल रही है, 5 पुलिस रेंज है बच्चों। और कमिश्नरी वो होती है जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं। क्योंकि पंचकुला चंडीगढ़ के पास है तो इसलिए वहां पर पुलिस कमिश्नर है। और गुरुग्राम बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसलिए ये भी क्या है? कमिश्नरी है। फरीदाबाद में भी क्या है? कमिश्नरी। तो कमिश्नरी वहां पर जो बड़े शहर हैं। इसके अलावा जहां पर कमिश्नरी होती है वहां पुलिस रेंज नहीं होती, वहां कमिश्नरी रेंज होती है। तो यहां पर पुलिस रेंज में अंबाला आ गया, सबसे लास्ट में अंबाला बनी नवनिर्मित 2017 में। रोहतक पुलिस रेंज है, हिसार पुलिस रेंज है, करनाल पुलिस रेंज है और दक्षिणी रेंज कौन सी होगी? रेवाड़ी की। दक्षिणी रेंज कौन सी होगी? रेवाड़ी की।
ठीक है। तो कमिश्नरी होती है, पुलिस रेंज नहीं होती। और पुलिस रेंज के बारे में डिटेल में हम जब पुलिस सेक्शन पढ़ेंगे जब करेंगे। आईपीआर, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे जब इसको डिटेल में करेंगे। मैं लगभग 2-3 दिन के अंदर इस क्लास को कराने वाला हूं, सीआरपीसी और इन वाली क्लास को। ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे आ जाओ। आसी पुलिस जिला घोषित किया गया था। हाल ही में सिसाई हिसार को क्या बना दिया, नगर पालिका बना दिया। और इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र में था, इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र, उसको भी नगर पालिका बना दिया। इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र को भी नगर पालिका बना दिया। ठीक है बच्चों, आगे चलो। अब बड़ा गांव कौन रह गया हरियाणा का, मोखरा रोहतक। हरियाणा बड़ा गांव कौन सा हो गया, मोखरा रोहतक। पहले सिसाई था, सिसाई हिसार में था। हरियाणा का बड़ा गांव रोहतक का मोखरा हो गया है, साक्षी मलिक वाला गांव। आगे आ जाओ। ये इसमें केवल तुम्हें नाम पे फोकस करना है, कौन सा कहां पर है, इसलिए मैं डिटेल में करा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। पानीपत में उपमंडल 2 है, पानीपत समाड़ के बारे में पता है। अब आ जाओ तहसील में। तहसील में मतलोडा और बापोली जहां पर क्या है, ऑयल रिफाइनरी है जो बापोली, वो। और इसराना तुम्हें पता है, इसराना शहर। तो तहसीलों में, उप तहसील में मतलोडा। तो मतलोडा जो है उप तहसील से क्या बन चुकी है, तहसील। ठीक है, आगे आ जाओ। खंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एक सनोली। एक पॉइंट और ऐड कर लिया, सनोली यूपी बॉर्डर पर। डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से डायरेक्ट आते हैं, सनोली कहां पर है, सनोली कहां पर है, हरियाणा में। सनोली किसका खंड है, पानीपत का। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, सनोली कहां पर है और सनोली किसका खंड है, सनोली कहां पर है भाई, हरियाणा में, पानीपत का, यूपी के बॉर्डर के पास है। करनाल का तुम्हें पता है, असंध शहर पता है, असंध शहर। असंध को राजधानी बनाया था किसने, असंध को राजधानी बनाया था महाभारत काल में असंध को, इसका जो तुम्हारे परीक्षित राजा थे, राजा परीक्षित ने किसको राजधानी बनाया था, असंध को। असंध। करनाल पता है, नीलोखेड़ी जो मैंने बताया, रिफ्यूजी द्वारा बसाया गया पहला गांव, पहला आधुनिक कस्बा बोलो, रिफ्यूजी, जो पाकिस्तान बंटवारे के समय बनाया गया पहला जो कस्बा था, नीलोखेड़ी। घरोंडा जहां पर बागवानी यूनिवर्सिटी है, घरोंडा बागवानी यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये हो गए। इसमें तहसीलों में बात करोगे तो निसिंग आ गया, निसिंग जो है, ये निसिंग उप तहसील, मैंने तहसील में डाल रखा है परंतु मेन क्या है, उप तहसील निसिंग। बल्ला बाड़ू है बच्चों, बल्ला नहीं ये बाड़ू आएगा, बाड़ू। निसिंग, बाड़ू और निगुंद। ये भी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह आएगा, निसिंग कहां पर है, बाड़ू कहां पर है, निगुंद कहां पर है। ठीक है, क्लियर। खंड में क्वेश्चन पूछ सकता है कुंजपुरा के ऊपर। जो जनरली उपमंडल होंगे, तहसील होंगे, वो खंड तो होंगे मोस्टली, परंतु उनके अलावा जो और पॉइंट है वो करने हमने। वो पूछ सकता है कुंजपुरा रियासत है, कुंजपुरा सैनिक स्कूल भी है। तो कुंजपुरा कहां पर बच्चों, करनाल में। मुनक नहर, जहां से मुनक नहर निकलती है, दिल्ली की तरफ पानी जाता है, दिल्ली की तरफ पानी जाता है ना, मुनक। तो मुनक गांव से क्या बना चुकी है, खंड पंचायत बन चुकी है, खंड है मुनक कहां का, करनाल का। सुन लो इनको, बार बार याद हो जाएंगे बच्चों, फिर ये थोड़ा टिपिकल लग गया पर सुन के याद हो जाएंगे। आज मैं इस पोर्शन के बाद जो नगर पालिका वगैरह कराऊंगा तो इंडिया की नगर पालिका भी कराऊंगा, और इस पोर्शन के बाद जो आपको यहाँ के हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कराऊंगा तो इंडिया के हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कराऊंगा। कैथल में गुल्ला चिक्का और कलायत कपिल मुनि का। गुल्ला चिक्का में मैंने बताया था आपका इच्चकदाना का किला, गुल शहर था पुराना, इच्चकदाना का किला गुल्ला चिक्का। कलायत कपिल मुनि ऋषि। ठीक है, आगे आ जाओ। पुंडरी मंदिर है बहुत सारे, फतेहपुर पुंडरी मंदिर है बहुत सारे। सीवन मंडी है भाई, राजौंद भी मंडी है, सीवन राजौंद बहुत बढ़िया मंडी है वहां पर कैथल में। सीवन राजौंद बहुत बढ़िया मंडी है। डांड के बारे में पूछ सकता है, डांड एक बड़ा गांव है, जो डांड बड़ा गांव है वो कस्बे टाइप में कन्वर्ट हो चुका है। ये डांड क्या है, डांड का खंड, कैथल का, डांड का खंड कैथल का, तो कैथल का डांड खंड। करनाल का मैंने बताया आपको इंपोर्टेंट, मुनक गांव खंड। ठीक है, जो मतलब सुने नहीं है, जिन पे क्वेश्चन आ सकता है। पानीपत में सनोली यूपी बॉर्डर पर, जिन पर गोला लगा हुआ है वो नवनिर्मित ब्लॉक है और डिवीजन बता चुके हैं पहले, कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ। तो जो इंपॉर्टेंट वो बता रही, इनमें से और तो तुमने सुन रखे हैं कि क्रैश कोर्स है, सीईटी नहीं है। आ जाओ। बराड़ा, ये बारड़ा नहीं है, बराड़ा है, बराड़ा। ये बारड़ा नहीं, बराड़ा है, बराड़ा।
बराड़ा, बराड़ा नामक उपमंडल कहां पर है? बराड़ा नामक उपमंडल अंबाला में है। बराड़ा नामक उपमंडल अंबाला में है। और बच्चों तहसीलों में बात करो तो सा और मुलानी और शहजादपुर। मुलाना मैंने पढ़ाया था, हाईवे पढ़ाते हुए बताया था मुलाना। सा मैंने बताया था इंडस्ट्रियल पार्क है। सा फूड पार्क भी है, इंडस्ट्रियल पार्क भी है। मुलाना में मुलाना यूनिवर्सिटी है। शहजादपुर बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, हाईवे में शहजादपुर बहुत इंपॉर्टेंट बताया था आपको। आ जाओ। और खंडों में नारायणगढ़, खंडों में कौन सा? नारायणगढ़ सबको पता है, नारायणगढ़ और बराड़ा। बराड़ा ध्यान रखना, बराड़ा अंबाला में, नारायणगढ़ भी अंबाला में। नारायणगढ़ हिमाचल बॉर्डर पर है, बराड़ा आपका यमुनानगर की तरफ जाते हैं। बराड़ा आपका यमुनानगर की तरफ जाते। ये सुन लो बच्चों, सुनने से ज्यादा फोकस होगा इस पॉइंट पे, सुनने से ज्यादा फोकस होगा, सुनने से जो बोल रहा हूं। तो अभी तक हमारे क्या, फिर दोबारा कोई रिवीजन जो हमने नहीं सुने होंगे। सनोली यूपी का खंड, मुनक करनाल का खंड, सोनोली यूपी का खंड, मुनक करनाल का खंड, डांड, डांड कैथल का खंड, डांड कैथल का खंड। अंबाला में हमने नहीं सुना होगा बराड़ा, अंबाला में हमने नहीं सुना होगा बराड़ा और शहजादपुर। मुलाना यूनिवर्सिटी के थ्रू सुन रखा है। सा इंडस्ट्रियल पार्क और मेगा फूड पार्क इसलिए सुन रखा है। तो क्या नहीं सुन रखा हमने? अंबाला में नहीं सुन रखा आपका शहजादपुर और क्या आपका शहजादपुर और बराड़ा। आज पंचकुला में काल का सुन रखा, रायपुरानी नहीं सुना होगा, रायपुरानी। रायपुरानी बरवाड़ा के पास आते हुए पंचकुला में, रायपुरानी, रायपुरानी पंचकुला में है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कहां पर है, और बहुत बार आते हैं क्वेश्चन कौन सा कहां पर है। फिर बोलूंगा मैंने उस टाइम बताया था, रायपुरानी बता दिया बच्चों। ठीक है, इसके अलावा आज रायपुरानी, पिंजौर, सब कुछ और। तो बरवाड़ा, बरवाड़ा दो बच्चों, एक बरवाड़ा, बरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बोलो तो यहां पर आपके पंचकुले के पास। ठीक है, और बरवाड़ा गांव से टाइप में है, वो आपका कहां पर? हिसार में, वो हिसार में। तो बरवाड़ा दो है बच्चों। आज कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में लाडवा, लाडवा की रियासत सुन रखी ना, लाडवा रियासत अजीत वाले। पेवा तो सुनी रखा है, थानेसर भी सुन रखा है, शाहबाद भी, शाहबाद मारकंडा ऋषि वाले। पेवा जहां पितरों का दान होता, पितरों का दान अगर पूरे हरियाणा का बोल तो पेवा गया नगरी। परंतु अगर पांडुओं ने कहां पर पितरदान किया था तो पांडु पिंडारा जींद, पांडु पिंडारा जींद। आज बच्चों लाडवा की बता दी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाडवा सबसे इंपॉर्टेंट। इस्माइलाबाद बता दी, जो क्या बन गया नगर पालिका बन गई इस्माइलाबाद। तो इस्माइलाबाद, बबैन, बबैन एक बड़ा गांव है जो तहसील बन चुका है, बबैन कस्बे टाइप में बन चुका है, बबैन। बबैन, पीपली सुनी रखा है, पीपली, पीपली बस स्टैंड के पास है। तो बबैन आ गया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट आ गया? पंचकुला में रायपुरानी, और इसमें क्या आ गया? बबैन, बबैन और लाडवा कुरुक्षेत्र में। यमुनानगर में रादौर, जहां पर क्या है ये जो टोपरा भी लेख मिला है, रादौर। ठीक है, और छछरौली पता है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, खिजराबाद, बिलासपुर, बिलासपुर में पंचमुखी हनुमान मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर। ठीक है, मुस्तफाबाद सरस्वती नगर का, सरस्वती नगर इसका नया नाम हो गया, मुस्तफाबाद का सरस्वती नगर इसका नया नाम हो गया, सरस्वती नगर मुस्तफाबाद का नया नाम हो गया सरस्वती नगर। आगे आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार नाम बोल रहा हूं ना, बार बार नाम बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका पेपर निकलवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम बोल रहा हूं, बार बार जो बोल रहा हूं मैं। इसार, इसार में नारनौंद, नारनौंद किसका बच्चों? नारनौंद आपका बीजेपी का, जो भी आ रहे थे, अभिमन्यु जी आ रहे थे, अभिमन्यु जी नारनौंद से आ रहे थे, रामकुमार गौतम जी वहां से बने थे। ठीक है, बास, बास बच्चों तहसील बन चुका है, बड़ा गांव है बास, बास बड़ा गांव है, हरियाणा का तहसील बन चुका है। मोखरा के बाद बास गांव है, मोखरा के बाद हरियाणा दूसरा बड़ा गांव बास है। उकलाड़ा मंडी सबने पता है, उकलाड़ा मंडी, उकलाड़ा मंडी रिजर्व सीट है, उकलाड़ा मंडी रिजर्व सीट है, उकलाड़ा मंडी रिजर्व सीट है। आसी सबने पता है। बरवाड़ा, बरवाड़ा के बारे में मैंने बता दिया, एक बरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है तो पंचकुला, खाली सिंपल बरवाड़ा है तो इसार। नारनौंद के बारे में बता दिया, बीजेपी का अभिमन्यु जी आ रहे थे। बास बड़ा गांव बता दिया, हरियाणा का दूसरा। आदमपुर मंडी, बिश्नोई, जो बिश्नोई भजनलाल वगैरह है ना, वो आदमपुर मंडी से, आदमपुर मंडी से, आदमपुर मंडी से। बालसमंद गांव इंपॉर्टेंट है, पुराना गांव है बालसमंद। ठीक है, और खेड़ी चौपाटा, खेड़ी चौपाटा भी बड़ा गांव। ठीक है, अब इस हार को अलग अलग पॉइंटों में बांट दिया। 9 खंड है, सबसे ज्यादा खंड है, 9 खंड सबसे ज्यादा है कहां पर? इसार में। 2 आसी के, 2 इसार के, एक नारनौंद, एक अग्रोवा। जाखल रेलवे जंक्शन अपना, यहां से जाखल लास्ट है, फिर पंजाब चालू हो जाता है, जाखल लास्ट है, फिर पंजाब चालू हो जाता है। ठीक है बच्चों, और एक इसमें नागपुर, नागपुर एक खंड है, नागपुर गांव के नाम है, नागपुर एक खंड का, ग्वालियर नागपुर खंड का नाम है वहां पर। ठीक है, आगे आ जाओ। क्या हो गए हो?
ठीक है, आगे आ जाओ। सिरसा, सिरसा में कलावली, कलावली जो रिजर्व सीट है। इलाहाबाद, इलाहाबाद से जो एलना हेंच ने बनाया था, एलना हेंच ने बनाया था इलाहाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज। एलना हेंच ने बनाया था इलाहाबाद, जहां से कौन है आपका अभय सिंह चौटाला, जहां पर चुनाव होगा अभय सिंह चौटाला, सीट खाली होगी जो। डबवाड़ी, डबवाड़ी सिरसा में, राजस्थान चालू पंजाब चालू हो जाता वहां से, डबवाड़ी से। रानिया सिरसा में है, रानिया सिरसा में है, रतिया फतेहाबाद में है, रानिया सिरसा में है, रतिया फतेहाबाद में है। खेड़ी चौपाटा, खेड़ी चौपाटा, खेड़ी चौपाटा आपकी हिसार में है, खेड़ी चौपाटा आपकी हिसार में है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक खेड़ी चौपाटा हिसार में गलती लिखी, खेड़ी चौपाटा सिरसा में है, खेड़ी चौपाटा हिसार में नहीं है भाई, खेड़ी चौपाटा गलती से, खेड़ी चौपाटा कहां पर है, सिरसा में, सिरसा में, खेड़ी चौपाटा हिसार में नहीं है, वहां पर गलत लिखा हुआ है। खेड़ी चौपाटा और नाथू सारी चौपाटा, दो चौपाटा ये कहां पर है, सिरसा में है। खेड़ी चौपाटा और नाथू सारी चौपाटा सिरसा में, हिसार में नहीं है। सॉरी फॉर स्लिप ऑफ माय टंग, और वहां पर गलत लिखा था, थोड़ा गलत लिखा था। खेड़ी चौपाटा और नाथू सारी चौपाटा पे पूछ सकता है, सिरसा में है, सिरसा में है भाई। बुड्ढा गुडा, बुड्ढा गुडा सिरसा में, बुड्ढा गुडा सिरसा में, ठीक है। जींद, जींद में सफीदो सर्पदमन पता है, उचाना मंडी है, जुलाना है, ठीक है। नरवाना को मोर खाना कहते थे, नरवाना को मोर खाना कहते थे, बिल्कुल ठीक है। अलेवा, अलेवा, हाट अलेवा, हाट अलेवा पुराने गांव है जहां पर गुरुकुल है, हाट अलेवा। पिल्लू खेड़ा, पेपर में पूछा भी गया था, पिल्लू खेड़ा, पिल्लू खेड़ा कहां पर है, जींद में, दोनों युक्त तहसील बनी है, तो पिल्लू खेड़ा नई तहसील। हाट अलेवा गांव जहां पर गुरुकुल है, हाट अलेवा गांव जहां पर गुरुकुल है। गुरुग्राम के बारे में आ जाओ बच्चों। गुरुग्राम में उत्तर गुरुग्राम, दक्षिणी गुरुग्राम दो बता दिए भाई। गुरुग्राम, पाटौदी, सोना, फरुखनगर, मानेसर। इनमें कादरपुर, कादरपुर पुराना गांव जो गुरुग्राम के साथ अटैच हो रहा है बिल्कुल। अरसरू, गढ़ी असरू, जहां पर जरम्स, जो आपके हीरे, हीरे और जरम्स है उनका केंद्र है गढ़ी असरू। खेड़ी चौपाटा, खेड़ी की बात हो रही है, चौपाटा की बात हो रही है, चौपाटा, चौपाटा कह रहे हैं अंजलि, अब कंफर्म करना। अंजलि खेड़ी, खेड़ी की बात नहीं करे, खेड़ी चौपाटा की बात करें, कंफर्म। नाथू सारी चौपाटा तो कंफर्म सिरसा में है, नाथू सारी चौपाटा तो कंफर्म सिरसा में है, नाथू सारी चौपाटा कंफर्म सिरसा में, खेड़ी हिसार में है। खेड़ी पर चौपाटा देखना हमने, खेड़ी चौपाटा है या नहीं है, उसका नाम खेड़ी है या खेड़ी चौपाटा है, यह कंफर्म करना कि चौपाटा जो मिलते हैं ना, काफी गांव चौपाटा के सिरसा में, काफी गांवों के पीछे चौपाटा लग रहा है सिरसा में। खेड़ी खाली हिसार में हो सकता है, पर वो खेड़ी चौपाटा वर्ड आ रहा है साथ में, चौपाटा वर्ड आ रहा है साथ में, ये देखना है। अगर चौपाटा वर्ड वाला भी हिसार मिला तो मैं कंफर्म करके बता दूंगा, खेड़ी खाली हिसार में हो सकती है। तो बच्चों कादरपुर गांव और गढ़ी असरू, जमसवाड़ा गांव, वजीराबाद, वजीरपुर, पटौदी का तुमने पता है, बादशाहपुर, बादशाहपुर नाला बहुत फेमस है, बादशाहपुर घाटा, बादशाहपुर को बादशाहपुर नाला या घाटा भी कहते हैं, बादशाहपुर को बादशाहपुर नाला या घाटा भी कहते हैं। निर्दलीय जीत के आए राकेश दौलताबाद यहां से, राकेश दौलताबाद यहां से, ठीक है। अगर वो खेड़ी के साथ चौपाटा भी लिख रखे आए, कंफर्म हो गए ना, मैं तुम्हें कंफर्म करके बता दूं, क्योंकि बच्चों जितने भी चौपाटा है ना, जितने भी चौपाटा है वो मोस्टली सिरसा में है, जितने भी चौपाटा मोस्टली सिरसा में। अगर ये खेड़ी चौपाटा कंफर्म मुझे मिल गया तब मैं आपको कल बता दूंगा, मैं कल कंफर्म बता दूंगा खेड़ी चौपाटा का, ठीक है। अरुण गोयत, ठीक है। अगर बच्चों मैंने बोले, देखो मैं कभी ये नहीं कहा करता, अगर वो है चौपाटा तो मैं कंफर्म करके बता दूंगा, अगर कंफर्म हो तो खेड़ी चौपाटा वाला हिसार लगा लेना। अब दो बच्चे बोल रहे हैं खेड़ी चौपाटा हिसार में, सर हम पास में है, पास में, तो ठीक है अरुण गोयत जी, थैंक यू इस बात के लिए। खेड़ी चौपाटा हिसार लिखना, पर नाथू सारी चौपाटा कंफर्म सिरसा में है, नाथू सारी चौपाटा कंफर्म सिरसा में है, तो खेड़ी चौपाटा को हिसार में लिख लेना, खेड़ी चौपाटा को हिसार में लिख लेना, कंफर्म है तो ठीक है, ठीक है फिर तो कंफर्म है तो बच्चों ठीक है। चौपाटा सिरसा में बिल्कुल ठीक है, खेड़ी चौपाटा हिसार लिख लेना, नाथू सारी चौपाटा सिरसा, खेड़ी चौपाटा हिसार, नाथू सारी चौपाटा सिरसा। शाबाश शाबाश बच्चों, क्योंकि देखो हर एक चीज में कभी में कंफ्यूजन हो जाती है। खेड़ी चौपाटा हिसार, नाथू सारी चौपाटा सिरसा। आ जाओ महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में कनीना के बारे में सबको पता, मोलरनाथ मंदिर, मोलरनाथ मंदिर। अच्छा नया ये बोल रही है सिरसा में भी है खेड़ी चौपाटा, अरे खेड़ी के नाम से दो गांव हो सकते हैं बच्चों,
तो अगर खेड़ी अपने यहाँ पे लोकल है वर्ड, खेड़ी और गड्डी, खेड़ी और गड्डी हरियाणा में लोकल वर्ड है, खेड़ी और गड्डी लोकल वर्ड है, खेड़ी और गड्डी लोकल वर्ड है। तो मैंने बोला था चौपाटा वाले वहां मिलते हैं, तो एक काम करना तुम, खेड़ी चौपाटा आ जाए ना, खेड़ी चौपाटा आ जाए तो हिसार लगा दियो, और कोई भी चौपाटा आ जाए ना, और कोई भी चौपाटा आ जाए तो सिरसा लगा दियो। ये सिरसा वाले बोल रहे खेड़ी चौपाटा वहां पर भी है, कोई बात नहीं बच्चों, परंतु खेड़ी चौपाटा का हिसार लगाइयो, खेड़ी चौपाटा का हिसार लगाइयो, और चौपाटा का सिरसा लगा दियो। नांगल चौधरी राजस्थान के पास, ये भी कहां पर है बच्चों, महेंद्रगढ़ में। टेली भी कहां पर है, महेंद्रगढ़ में। सतनाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, सीमा, सीमा और निजामपुर याद रखना, सीमा और निजामपुर गांव है बड़े, सीमा और निजामपुर गांव ये भी कहां पर है, सीमा और निजामपुर गांव ये भी कहां पर, आपके महेंद्रगढ़ में। जो मैं इंपोर्टेंट बोल रहा हूं वो देखो, कोसली पता है रेवाड़ी में, पालावास उप तहसील है रेवाड़ी में। ठीक है, पालावास, दारूहेड़ा, डहीना, मनेठी, मनेठी भी उप तहसील है, मनेठी, और याद रखना मनेठी, मनेठी भी उप तहसील है, मनेठी, मनेठी भी उप तहसील है, मनेठी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनेठी, मनेठी भी उप तहसील है। जाटूसाना खोल ब्लॉक है, खोल और जाटूसाना और नाड़ ब्लॉक है। डहीना भी उप तहसील है, पता है तुम डहीना, तो जाटूसाना और खोल और याद रखना, जाटूसाना खोल क्या है, ये भी आपकी ब्लॉक है। मनेठी उप तहसील है। फरीदाबाद में याद रखना बड़खल, और फरीदाबाद में याद रखना तिगांव और धोज, धोज वैतिगांव, धोज वैतिगांव, धोज वैतिगांव, सी, दोज वैतिगांव में सी, दोज तिगांव में सी याद रखना, कहां के लिए, फरीदाबाद के लिए। दोज तिगांव में सी याद रखना, फरीदाबाद के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ, चलो बता दी मैंने, बता दिया खेड़ी चौपाटा आए तो हिसार लगा देना, और सारे चौपाटा पे क्या लगा देना, और सारे चौपाटा पे लगा देना सिरसा। ठीक है, आगे आ जाओ। पलवल होटल, अथीन, अथीन याद रखना बच्चों, अथीन जो मेवात क्षेत्र है ना, अथीन मेवात डेवलपमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आता, परंतु अथीन है पलवल में। मेवात डेवलपमेंट क्षेत्र की बोले तो मेवात के अलावा उसमें अथीन पलवल का भी आता है। ठीक है, अथीन पलवल का भी आता है। क्लियर बच्चों। पृथला, मैं इंपॉर्टेंट बताया था, पृथला पलवल में, फरीदाबाद में नहीं है, पृथला पलवल में फरीदाबाद में नहीं है, पृथला पलवल में फरीदाबाद में नहीं है। ठीक है, फिरोजपुर जिरका नू में आ जाओ, न्यू में पुनाना का किला, पुनाना का किला नुहू बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनाना का किला नुहू। ताउडू का किला नुहू, ताउडू का किला इंपॉर्टेंट है, पुनाना का किला इंपॉर्टेंट है। नगीना, नगीना मस्जिद भी है, नगीना मस्जिद भी है नू में, नगीना मस्जिद। पिनगवा सबसे पुरानी हवेली, पिनगवा सबसे पुरानी हवेली, एक इंद्री करनाल में है, एक इंद्री नू में भी है, एक इंद्री करनाल में है, एक इंद्री नू में भी है, एक इंद्री करनाल में है, एक इंद्री नू में भी है। तो ताउडू का किला, पुनाना का किला, नगीना की मस्जिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आ गए ऐसी चीजें। रोहतक में आ जाओ, रोहतक में सापला कलानौर, लाखन माजरा रोहतक की उप तहसील, लाखन माजरा रोहतक की उप तहसील बहुत इंपॉर्टेंट, लाखन माजरा याद रखना, रोहतक की उप तहसील। झज्जर में इंपॉर्टेंट रखना बादली, बादली नया उपमंडल, और झज्जर में इंपॉर्टेंट एक वर्ड याद रखना मातनेल, मातनेल बहुत इंपॉर्टेंट झज्जर में, क्योंकि बच्चों ये सुना नहीं है मातनेल, मातनेल झज्जर में बहुत इंपॉर्टेंट, मातनेल झज्जर में बहुत इंपॉर्टेंट। बेरी सबने सुन रखा है मंदिर की वजह से, बहादुरगढ़ सबने सुन रखा है। सालावास याद रखना, मोस्टली वास, मोस्टली वास आपके रेवाड़ी में है, परंतु सालावास झज्जर में है, सालावास झज्जर में है, सालावास झज्जर में है। पालावास रेवाड़ी में था, सालावास झज्जर में है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि ये जो आओगे तो पेपर में कंफ्यूज कर देंगे। सोनीपत में गोहाड़ा पता है सबने, गन्नौर मंडी है फूलों की, खरखोदा इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली के पास। सोनीपत में इंपॉर्टेंट याद रखना राई इंडस्ट्रियल एरिया, राई स्पोर्ट्स स्कूल राई, और खानपुर कुला भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी। सोनीपत का बड़ा गांव मुडलाना, मुडलाना और कथूरा ये बड़े गांव में से एक है, तो खंड भी बनाए गए, मुडलाना खंड और कथूरा खंड। गोहाड़ा के पास है मुडलाना खंड, कथूरा खंड, मुडलाना खंड, कथूरा खंड। कथूरे का तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इलेक्शन हुआ था गोहाड़ा इस पे सीट पे। ठीक है, कथूरा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कथूरा और मुडलाना, कथूरा और मुडलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
भिवानी में सारे पता तुमने, बब्बवानी खेड़ा रिजर्व सीट है, पता है शिवानी मंडी इंपोर्टेंट है, सबने पता शिवानी मंडी अरविंद केजरीवाल, शिवानी मंडी अरविंद केजरीवाल। कैरू प्रजनन केंद्र है ये चिंकारा वगैरह के लिए, कैरू प्रजनन केंद्र। बेलगाम बहुत इंपॉर्टेंट है, भिवानी में बेल, खरक मामला के पास बहल गांव इंपॉर्टेंट है बच्चों, खरक भी बहुत इंपॉर्टेंट गांव है भिवानी में। बाढ़ड़ा, चरखी दादरी में कौन सा बाढ़ड़ा, और चरखी दादरी में बोंद गांव। रानीला गांव भी चरखी दादरी में, जहां पर किसकी जैन की मूर्तियां मिली थी, रानीला गांव चरखी दादरी जैन की मूर्तियां मिली। जोजू गांव भी बहुत इंपॉर्टेंट है चरखी दादरी में। अब मैं इंपॉर्टेंट सारे एक बार क्विक रिवीजन बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लो। दादरी की बोलो तो क्या आगे देखो, इनको निकाल के बोलता हूं सारे, तक कंफ्यूजन दूर हो। दादरी की बोलो तो झोंझू याद रखियो, और बोंद याद रखियो, रोहतक की लाखन माजरा याद रखियो, सोनीपत, अच्छा भिवानी के आपके कैरू और शिवानी मंडी और बैल याद रखियो, कैरू शिवानी मंडी बैल याद रखियो। सोनीपत के मुडलाना और कथुराखंड याद रखियो, मुडलाना और कथुराखंड, और राई और खानपुर कला और राई, ठीक है। तिगांव और दोज किसके याद रखोगे, फरीदाबाद के याद रखोगे, पृथला पलवल का याद रखोगे। अथीन मेवात डेवलपमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, परंतु हथीन है कहां पर, पलवल में। फिरोजपुर नू झिरका में पुनाना का किला, नगीना मस्जिद, तावड़ू का किला, इंद्री करनाल में, एक इंद्री यहां पर है, पिनगवा जहां पर पुरानी हवेली है। गुरुग्राम में याद रखोगे गढ़ी असरू, कादरपुर गांव गढ़ी असरू। महेंद्रगढ़ में याद रखोगे सीमा और निजामपुर गांव। किसी बुक में देख लेना और बुक में मिलेंगे, परंतु मैं बताऊं याद रखने वाले कौन से जो होंगे नहीं सोल तुमसे। रेवाड़ी में याद रखना, पालावास रेवाड़ी में है, मनेठी उप तहसील है, परंतु सालावास झज्जर में है। सिरसा में याद रखना नाथुसारी चौपाटा और कलावली, और ओडा और बुढ़ा गुड़ा गांव। खेड़ी चौपाटा आ जाए तो हिसार में लिख देनी है, जींद में याद रखना अलेवा, हाट अलेवा गांव, पिल्लू खेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जींद में, हाट अलेवा। फतेहाबाद में जाखड़ और भूना और भट्टू कला जाखड़। और तो तुम रतिया टोहाना सुन रखे, भूना भट्टू कला नहीं सुने होंगे। और नागपुर, हिसार में बास, बड़ा गांव बास, और सुन रखे होंगे तुमने, बास ही सुना होगा बास। बरवाड़ा भी हिसार में, एक बरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया पंचकुला में है। पंचकुला में रायपुरानी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया। कुरुक्षेत्र में बबैन व इस्माइलाबाद। यमुनानगर में आपको खिजराबाद और मुस्तफाबाद इंपॉर्टेंट बताए थे, खिजराबाद और मुस्तफाबाद। अंबाला में बराड़ा और शहजादपुर इंपॉर्टेंट बताए थे। पानीपत में आपको बताया था बापोली ऑयल रिफाइनरी, सनोली यूपी बॉर्डर पर। करनाल में निशिंग निगुंद और बाड़ू इंपॉर्टेंट बताए थे। ये जो याद मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, जो जनरली आंसर नहीं दे पाओगे पेपर में आगे। तो मुनक नहर बताई और कुंजपुरा रियासत बताई, मुनक नहर और कुंजपुरा रियासत। कैथल में गुल्ला चिक्का पता है अपनी, चकदाना का किला। कैथल में सीवन और राजौन दो मंडी है, सीवन और दांड एक खंड है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपको बताए। अब आ जाओ न्यायपालिका के बारे में। पहले न्यायपालिका किसकी पढ़ेंगे, हरियाणा की, फिर न्यायपालिका किसकी पढ़ेंगे, फिर न्यायपालिका पढ़ेंगे आपकी उसकी इंडिया की। हरियाणा पंजाब दोनों संयुक्त उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत आते थे चंडीगढ़ में भी, ठीक है, चंडीगढ़ में आते थे न्यायपालिका। पंजाब और हरियाणा दोनों आज के टाइम पर संयुक्त हाईकोर्ट है। और हाईकोर्ट कहां पर बना, ये फ्रांसीसी वास्तुकार ली कुबरजियर ने बनाया था, ठीक है। क्लियर बच्चों, अबाड़ू कैथल में बिल्कुल आ जाओ। भू राजस्व संबंधी मामले जिले के उपायुक्त व उपमंडल अधिकारी के अंतर्गत में आते हैं, और बाद में वो हाईकोर्ट के अंतर्गत जाते हैं, मतलब डीसी के अंतर्गत आते हैं, एसडीएम के अंतर्गत आते हैं, फिर वो हाईकोर्ट में जाते हैं। अब सुनो, हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 1915 के अधिनियम के तहत हुई, पर हुई कब, 1919 में। अरे चंडीगढ़ में नहीं, कहां पर, लाहौर में हुई। जो आज अपना हाईकोर्ट है वो बना कब, 1919 में, और स्थापना 1915 के अधिनियम के तहत हुई थी। कहां पर बसा था बच्चों, लाहौर में। कहां पर बसा था ये, लाहौर में।
क्लियर टू यू, लाहौर में बसा था। ठीक है, आगे बात सुन, मैं लाहौर में बसा था। अब मैं पॉइंट देखूं, इस पॉइंट को देखना ध्यान से, ध्यान देने योग्य पॉइंट, क्योंकि क्विक रिवीजन करा रहे हैं बच्चों, इसलिए ऐसे करा रहे हैं जल्दी, वरना बहुत टाइम लग रहा था। हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय बताइए, लाहौर हाईकोर्ट था, 1989 में लाहौर में स्थापित किया गया। ठीक है, 1915 के अधिनियम के तहत। फिर बाद में क्या हुआ, इसका नाम चेंज हुआ, इसका नाम बना ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट। क्या नाम चेंज हुआ इसका? ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट। और ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट जब बना, ये बना 15 अगस्त 1947 को, आजादी के बाद। अच्छा, बाड़ू मैंने करनाल में बता दिया। ठीक है, सॉरी अगर करनाल में बता दिया तो बाड़ू कैथल में है, बाड़ू कन्फर्म कैथल में है। बाड़ू तो हड़प्पा सभ्यता का केंद्र है, बाड़ू कैथल में है। अगर गलती से बोल गया हूं तो बाड़ू कैथल में है भाई, बाड़ू कैथल में है। अगर गलती से बोल गया हूं तो बाड़ू तो हड़प्पा सभ्यता का केंद्र है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा तेज बना रहा हूं इसलिए गलती हो सकती है, बोल दिया करो बेटा, शाबाश। लोकेश रवि शाबाश। बाड़ू कैथल में है, अगर गलती से बता दिया हो तो बाड़ू करनाल में गलती से बता गया हूंगा, बाड़ू कैथल में बिल्कुल। बल्लानी सिंह करनाल में है, बल्लानी सिंह करनाल में है, बल्लानी सिंह। तो जो हाईकोर्ट लाहौर में था 1919 में, वो ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट नाम हो गया उसका आजादी के बाद। और कहां पर आ गया? शिमला में। तो आजादी के बाद कहां पर आ गया? शिमला में। और नाम चेंज हो गया, ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट पहले था लाहौर हाईकोर्ट। अब आ जाओ, फिर 17 जनवरी 1955 को उच्च न्यायालय को किस में से अलग कर दिया बच्चों? शिमला से स्थानांतरित कहां पर कर दिया? चंडीगढ़ में। हाँ, वो बल्लानी सिंह निगुंद करनाल में, बल्लानी सिंह निगुंद करनाल में। आ जाओ बच्चों, तो फिर बता दिया 15 अगस्त 1947 को शिमला में बन गया। शिमला से स्थापित कब हुआ? चंडीगढ़ में 17 जनवरी 1955। तो 1955 में कहां पर आया? चंडीगढ़ में। ठीक है, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो उस समय इसका नाम पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट रख दिया, क्योंकि पहले पंजाब शिमला से आया था तो पंजाब हाईकोर्ट था। फिर पंजाब से 1966 में क्या हो गया? हरियाणा ही बन गया। तो दोनों का संयुक्त हो गया तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट का क्या हो गया? 1915 के अधिनियम से बना 1919 में लाहौर में। फिर 1900 आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को लाहौर से ट्रांसफर करके कहाँ रख दिया बच्चों? लाहौर से ट्रांसफर करके अपना रख दिया ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट के नाम से शिमला में। फिर 17 जनवरी 1955 को कहाँ पर लिया है? हम चंडीगढ़ में। फिर 1966 में पंजाब हाई कोर्ट का नाम चेंज करके लिख दिया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। आ जाओ, सर्वाधिक लंबे समय तक जो मुख्य न्यायाधीश रहे वो अमरनाथ भंडारी, उनसे रहे अमरनाथ भंडारी। और न्यूनतम समय तक जो मुख्य न्यायाधीश रहे वो देवी सिंह तेवतिया। सबसे ज्यादा टाइम तक तो रहे हैं वे अपने यहां पर रहे अमरनाथ भंडारी, और सबसे कम टाइम में रहे हो देवी सिंह तेवतिया। ठीक है बच्चों, ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं तीरथ सिंह ठाकुर जो अपने यहाँ पे भी रह रहे हैं और तीरथ सर्वोच्च न्यायालय में भी रह रहे हैं। पहला मोबाइल कोर्ट कहाँ पर है? मेवात में। और पर्यावरण न्यायालय पर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए 2 न्यायालय है, फरीदाबाद में कुरुक्षेत्र में। फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र में इन्वायरमेंट को बचाने के लिए 2 न्यायालय है, फरीदाबाद कुरुक्षेत्र में। ठीक है, फरीदाबाद कुरुक्षेत्र में। पारिवारिक न्यायालय बच्चों फैमिली कोर्ट। जस्ट ए मिनट बच्चों, 1 मिनट के लिए जाना मत बच्चों, 1 मिनट के लिए मुझे चीज मंगानी है, अभी आता हूँ लाइन पे। 1 मिनट, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट के लिए इंपॉर्टेंट कॉल है, 1 मिनट में आया। जस्ट ए मिनट, यहीं पे रहना। सॉरी बच्चों, सॉरी।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि मैंने कुछ डाटा चेंज करे थे, वो मैंने लिख रखे थे डाटा, वो साथ में नहीं आए थे, अब वो डाटा ले आया हूँ मैं। आ जाओ। तो जो पारिवारिक न्यायालय बच्चों, फैमिली कोर्ट, वर्तमान में इनकी संख्या होगी 10। वर्तमान में फैमिली कोर्ट की संख्या कितनी होगी? 10। वर्तमान में फैमिली कोर्ट हो चुके हैं बच्चों 10। ठीक है, 10 हो चुके फैमिली कोर्ट। अब आ जाओ पीछे की तरफ। आजादी के समय जो हमारी आजादी हुई 15 अगस्त 1947 को, उस समय कौन थे अपने यहां पर? रामलाल जी थे। रामलाल जी चीफ जस्टिस से कहां के थे? रेवाड़ी के। रामलाल चीफ जस्टिस से कहां के? रेवाड़ी के। ठीक है, नहीं देख लेना बच्चों, नहीं मैंने चेक करे थे बाकायदा, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में चेक करे थे, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। ठीक है, इन्वायरमेंट कोर्ट विंग है वहां पर। आगे आ जाओ। जिस समय भारत के संविधान लागू किया गया, उस समय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, मतलब 1950 में, आजादी के समय रामलाल थे, 1950 में थे एरिक वेस्टन। 21 जनवरी 1950 से 8 दिसंबर 1952। ठीक है, जिस समय हरियाणा को अलग किया गया 1966 में, जब हरियाणा को अलग किया गया, उस समय न्यायाधीश थे मेहर सिंह। ठीक है बच्चों, मेहर सिंह। क्लियर? आगे आ जाओ। अब आ जाओ लोकायुक्त। लोकायुक्त की अवधारणा का मतलब ओम्बड्समैन बोलते हैं। इसका जन्मदाता स्वीडन देश है। मतलब भाई कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसके लोकपाल लोकायुक्त लगाते हैं। देश में बोले तो लोकपाल, और यहाँ पे लगाओ तो लोकायुक्त। जो अन्ना हजारे ने मामला लगाया था कि पेंडिंग काम टाइम पे करो, सारे काम करो, उनके लिए क्या लगाया जाता है? लोकायुक्त और लोकपाल। देश में लोकपाल और यहाँ के लिए क्या बच्चों? लोकायुक्त। हरियाणा में पहला लोकायुक्त कौन था? प्रीतमपाल सिंह। और वर्तमान में जो हरियाणा का लोकायुक्त अभी काफी दिनों से ये चल रहा है, नवल किशोर अग्रवाल। ठीक है, और जो भी कोई डाटा अपडेट होगा ना बच्चों, करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, उसमें भी हो जाएंगे आपके, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, नवल किशोर अग्रवाल, ये पॉइंट छोड़ो, इसको कहां से था? भ्रष्टाचारों को खत्म करने के लिए बनाया जाता लोकायुक्त। हरियाणा में जो लोकायुक्त से रिलेटेड नियम बनाया 2015 का कानून बना है। हरियाणा में 2015 का कानून बनाया भ्रष्टाचार से। हरियाणा लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2015। हरियाणा लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2015। ठीक है बच्चों, क्लियर? जो पीछे का डाटा मैं नहीं लिखवा रहा ना, वो नया डाटा होगा, वो कंफर्म नया डाटा जो होगा वो बताया जाएगा आपको। ठीक है, जैसे विजयवर्धन अपने क्या बन चुके हैं? चीफ सेक्रेटरी विजयवर्धन। इसमें डीएस डेट सीधा पुराना था ये। आगे आ जाओ। अब हम पंचायती राज की बात कर लेते हैं। पंचायती राज की बात, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन भाई स्थानीय स्वशासन जो बोलता है। 1882 में पंचायतों को मान्यता प्रदान करने इसने की थी भाई। 1867 से 68 में के अराउंड आपकी क्या बनाई थी बच्चों? इसने पहली मद्रास में बनाई थी, मद्रास नगर पालिका बनाई थी। मद्रास सबसे पहले नगर पालिका बनाई थी। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बाद अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतों का क्या गठन? तो पेपर में पूछ रहे थे नेशनल लेवल पर कौन से अधिनियम के बाद ज्यादा ग्राम पंचायतें गठन हुई? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी। अच्छा, कल बताता हूं बच्चों, कल 12 बजे से लेकर 7-8 बजे तक हिस्ट्री की क्लास रहेगी। 12 बजे से लेकर 7-8 बजे तक इंडियन हिस्ट्री और हरियाणा हिस्ट्री, दोनों की क्लास रहेगी कल 12 से लेकर 7-8 बजे तक। कल 12 से लेकर 7-8 बजे तक 7-8 बजे तक हिस्ट्री क्लास रहेगी। इंडियन हिस्ट्री और हरियाणा हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। भीमराव अंबेडकर ने पंचायती स्तर के बारे में बात की थी। भारत में स्वराज्य का सपना किसने देखा? स्वराज्य का सपना महात्मा गांधी ने देखा था। सबसे पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को आई थी। कौन सी? नागौर, राजस्थान में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया, बताया गया था। उद्घाटन मतलब वहां पर गए थे बाकायदा। 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पाई थी। 1957 में जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, 1957 में जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, उसकी सिफारिश पर आई थी। ठीक है, सबसे बाद में पंचायती राज मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। सबसे पहले राजस्थान में आ गई। हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 22 मार्च 1994 को बच्चों। ठीक है, हरियाणा की बात कर रहे हैं।
ठीक है। और देश में कब हुई थी? 24 अप्रैल, देश में 24 अप्रैल 1993। और संशोधन था 73वां संशोधन 1992। तो ध्यान रखना, संशोधन 92 में, चालू हुई 24 अप्रैल 1993 में, क्योंकि इसको पंचायती राज दिवस मानते हैं। पंचायती राज दिवस मानते 24 अप्रैल को। हरियाणा में 94 में। पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था और दूसरा राज्य हरियाणा था। पहला राजस्थान, दूसरा हरियाणा। पहला राजस्थान, दूसरा हरियाणा। आगे आ जाओ। सात सितंबर 2015 को पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का राज्य करने वाला हरियाणा सेकंड। ठीक है। संविधान के भाग 9 में है, 9th में, अनुसूची कितने में बच्चों? 11 में 243 और अनुच्छेद 40 भी ग्राम पंचायतों के बारे में बताता है। डीपीएसपी मैंने पढ़ाया था कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए हर एक गांव में। 40 भी बताता है। भाग 9 में है, अनुसूची 11 में है। 64वां संविधान संशोधन पहले हुआ था, फिर बाद में क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज लागू हुआ। इससे पहले 64वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में राजीव गांधी की सरकार के समय। तो पंचायती राज का पहला संशोधन ये था, पर ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। बाद में 73वां संशोधन हुआ जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर की कुछ पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, वहां पर पंचायती राज क्या नहीं होता? लागू नहीं होता। मणिपुर की कुछ पहाड़ियां, बंगाल के पश्चिम दार्जिलिंग, दिल्ली, मेघालय, जम्मू कश्मीर और मिजोरम, नागालैंड में पंचायती राज डायरेक्ट लागू नहीं होता था। डायरेक्ट लागू नहीं होता था। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। तो इस पर कोई भी कानून बनाएगा तो कौन बनाएगी? राज्य की सरकार। कौन बनाएगी? राज्य की सरकार। ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने आते हैं? 29 विषय आते हैं। कितने आते हैं? 29 विषय। और ग्राम पंचायत संबंध में नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा है? 40। नीति सिद्धांत कौन सा? 40। और विषय कितने? 29। अनुच्छेद 280 जो किसका है? फाइनेंस कमीशन का है। फाइनेंस कमीशन वो ये कहता है कि फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को ग्राम पंचायतों को अलग से ग्रांट देनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को अलग से ग्रांट देनी चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायतों की जो ग्रांट आती है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से आती है, और ग्राम पंचायतों का जो काम इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से होता है। राज्य चुनाव आयोग से होता है, राज्य वित्त आयोग से पोषण होता है। राज्य वित्त आयोग से पैसे आते हैं, और राज्य के नाम है चुनाव आयोग से क्या होता है? इसका चुनाव निर्धारित होता है। इसका केंद्रीय चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? केरल था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनाव करने वाला कौन सा है? पंचायती राज है भाई। वो डायरेक्ट एज सच लागू नहीं हो। सुरेंद्र सिंह जो पंचायती राज 73वें संशोधन में बनाया था वो एज सच लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर में भी पंचायत है, बंगाल में भी। मैंने ये वो चीज बताई है जहां पर एज सच लागू नहीं होता, उनमें कुछ बदलाव के साथ लागू होता है। बात समझ आई नहीं आई? वहां पर कुछ बदलाव के साथ लागू होता है। डायरेक्ट 73वां संशोधन जहां पर लागू नहीं होता वो बताए हैं। इट डजंट मीन कि वहां पर पंचायत नहीं है, वहां पर भी पंचायत है, पर डायरेक्ट 73वां संशोधन वहां पर लागू नहीं होता है। ठीक है। ईवीएम से वोटिंग कराने वाला केरल, पूरा चुनाव विधानसभा से ईवीएम से कराने वाला गोवा। पूरा का पूरा चुनाव चालू हुआ था, पूरा का पूरा चुनाव बोले तो गोवा। और सबसे पहला जो वोटिंग यूज हुई वो केरल में। कंप्लीट नहीं, वोटिंग ट्रायल हुई थी केरल में, परंतु पूरा चुनाव जो कराया वो किसने? गोवा ने। तो राज्य पूछे तो गोवा। लोकसभा में कौन सी में यूज हुई ईवीएम? लोकसभा में ईवीएम 14वीं लोकसभा में यूज हुई। कौन सी में यूज हुई? 14वीं लोकसभा में यूज हुई ईवीएम। 14वीं लोकसभा में। पहला ग्राम सचिवालय कहां पर खोला था? एबतपुर, जींद। पहला मोबाइल फोन ग्राम पंचायत वाला कौन था? फिजलीपुर। ठीक है। पंचायतों की राय की सुधार की समितियां देख लो बच्चों। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, जिसके बाद में क्या चालू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को पहली ग्राम पंचायत बनी नागौर राजस्थान में, दूसरी बड़ी आंध्र प्रदेश में। दूसरी बड़ी आंध्र प्रदेश में। डायरेक्ट नहीं होता वहां पर। आगे बात सुन बिल्कुल। अशोक मेहता फिर 1977 में बनी थी, मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम पे। मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम पर इसने 2 स्तर की पंचायत के बारे में कहा था। 2 स्तर की। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर की पंचायत के बारे में कहा था। फिर जीवी के राव कमेटी बनी थी 1985 में। जीवी के राव। फिर एलएम सिंघवी बनी थी। एलएम सिंघवी
1986 में, फिर 1989 में पीएम थंगून बनी थी, और पीएम थंगून की कमेटी की वजह से 73वां संशोधन आया था, 73वां संशोधन आया था। तो इंपॉर्टेंट कमेटी बताई खाली मैंने, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी राव कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी और पी के थंगून कमेटी। पी के थंगून कमेटी में 73वां संशोधन आया था। पंचायती राज का पहला तो 64वां संविधान संशोधन था, तो लागू नहीं हो पाया था प्रॉपर रूप में। फिर बाद में 73वां संविधान संशोधन 22 अप्रैल 1992। ठीक है बच्चों, 1992। पंचायती राज में 3 स्तर है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। हरियाणा में जो होता है बच्चों सरपंच का चुनाव, मतलब ग्राम स्तर पर जो देखो तीनों के तीनों में हम बात करें, ग्राम, ब्लॉक और जिला, तीनों के जो मेंबर होते हैं, क्या होते हैं तीनों के जो मेंबर, तीनों के मेंबर जो होते हैं उनका तो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। कौन चुनाव? अप्रत्यक्ष चुनाव। तीनों मेंबर का तो होता है प्रत्यक्ष चुनाव। और अपने यहाँ पे सरपंच, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है उसका होता है डायरेक्ट चुनाव, प्रत्यक्ष। परंतु ब्लॉक और जिला के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनका होता है अप्रत्यक्ष। तो सुनो, अपने यहां पर ग्राम पंचायत एक ऐसी चीज है जिसके मेंबर का चुनाव भी प्रत्यक्ष, डायरेक्ट हम वोट डालते हैं, और सरपंच की भी डायरेक्ट डालते हैं। परंतु ब्लॉक और जिला लेवल पे चुनाव होते हैं, जो ब्लॉक समिति के और जिला परिषद के वहां के मेंबर्स के चुनाव तो डायरेक्ट होते हैं, परंतु उनके चेयरमैन का चुनाव उन मेंबर्स में से किया जाता है, उन मेंबर्स में से मेंबर के द्वारा किया जाता है। ये मैंने लाइन नीचे लिख भी रखी है बच्चों। परंतु यह जरूरी नहीं कि सरपंच का चुनाव पूरे देश में डायरेक्ट हो, तो सरपंच का चुनाव जरूरी नहीं पूरे देश में डायरेक्ट हो। सरपंच के चुनाव के बारे में संविधान ने यह कह रखा है कि सरपंच का चुनाव वहां की राज्य सरकार बताएगी, तो राज्य सरकार कभी भी कोई बदलाव कर सकती है। और कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर सरपंच का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, वहां पर इनडायरेक्ट होता है। आजो ठीक है। तो अब यहां पर जैसे हमने नगर पालिका करी थी, तो इसमें देश की नगर पालिका और कर लो साथ की, देश में ग्राम पंचायत और कर लो साथ के साथ, देश की ग्राम पंचायत तो साथ के साथ कर लेते हैं। आ जाओ, देश की ग्राम पंचायत साथ के साथ कर लेते हैं एक बार, फिर नगर पालिका करेंगे। देश की ग्राम पंचायत तो इंडियन ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। और साथ में तुम्हें इंडियन ग्राम पंचायत आ जाओ बच्चों। इंडियन ग्राम पंचायत में मैंने बता दिया, एक तो बताया था 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, बता दी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को क्या बना था, पहली ग्राम पंचायत कहां पर, नागौर में। कितने स्तर की थी वो, 3 स्तर की। दूसरी कहां पर बनी थी, आंध्र प्रदेश में। ये पॉइंट तो मैं बता चुका हूं। मैंने 4 कमेटियां बताई थी आपको, 4 कमेटियां बताई थी ना, अशोक मेहता, बलवंत राय, पीएम थंगून और जीवी के राव बता दी थी बच्चों, इंपॉर्टेंट कमेटियां। इसके अलावा एक कमेटी और याद रख लो, गाडगिल कमेटी भी है भाई, 1985 में बनी थी गाडगिल कमेटी। 4 तो वहां पर बताई थी, एक गाडगिल कमेटी ऐड कर लो, गाडगिल कमेटी ऐड कर लो, ठीक है। और पी संतानम कमेटी भी थी एक, पी संतानम कमेटी। तो पेपर में 6 कमेटी बता दी तुम्हें, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव, एल.एम. सिंघवी, पी के थंगून, गाडगिल, ठीक है, और तुम्हारे पी संतानम। तो इन कमेटियों से आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा, इनसे कमेटियों से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा तुम्हारा, कमेटियों से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आगे आ जाओ, 64वां संशोधन मैंने बता दिया। ये हो गया, बता 24 अप्रैल वाला पॉइंट बता दिया मैंने। अब आ जाओ ग्राम पंचायत के बारे में बता देता हूं। ग्राम पंचायत कितने साल का टेन्योर होता है, 5 साल का टेन्योर होता है। एज कितनी चाहिए, 21 वर्ष। हालांकि जो तुम्हारा वो होता है विधानसभा और लोकसभा के लिए चाहिए 25, विधानसभा लोकसभा के लिए चाहिए 25, और विधान परिषद और तुम्हारी क्या नाम है राज्यसभा, इनके लिए चाहिए 30। विधानसभा और राज्यसभा के लिए चाहिए 30, विधानसभा और लोकसभा के लिए चाहिए 25, ग्राम पंचायत के लिए चाहिए 21, और नगर पालिका के लिए, हाँ ठीक है, नगर पालिका के लिए
नगरपालिका के लिए पीके संथानम है, पीके संथानम, पीके संथानम, पीके संथानम। नगरपालिका, नगरपालिका और पंचायत के लिए चाहिए 21 उम्र। बात समझ आ गई नहीं आएगी। और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए चाहिए 35। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35, लोकसभा विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30। 21 साल चाहिए बच्चों इसके लिए। बात समझ आ गई। और 5 साल तक रहेगी। अब मैंने बता दिया, अगर मान लो 4 साल पीछे, 4 साल पीछे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, सरपंच को त्याग पत्र देना पड़े, तो बचा हुआ कितना रह गया? 1 साल। तो 1 साल तक नया सरपंच बन जाएगा और पंचायत एज इट इज चला होगा। अगर मान लो किसी कारणवश 6 महीने से भी कम बचे हैं, कितने महीने से कम बचे हैं? 6 महीने से भी कम बचे हैं, फिर चुनाव हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा मोटिव सिंपली ये है कि ग्राम पंचायत अगर भंग हो जाए और दूसरी ग्राम पंचायत आ जाए, तो अगर 6 महीने से कम बच रहे हैं तो इलेक्शन हो जाएंगे। अगर 6 महीने से थोड़ा भी टाइम ज्यादा बचेगा तो दूसरा सरपंच उस योजना को पूरी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया। ग्राम पंचायत 5 साल तक होती है। अगर 6 महीने से कम बचे तब पंचायत भंग हो जाए तो दोबारा चुनाव करा देंगे। अगर 6 महीने से थोड़ा भी समय ज्यादा होगा तो दूसरा पंचायत, दूसरा सरपंच बनेगा और उस योजना को क्या करेगा? पूरी करेगा। उस योजना को क्या करेगा? पूरी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था एक मैंने जो बताया आपको। ठीक है। और हरियाणा में कितने प्रतिशत आरक्षित कर दिया? महिलाओं के लिए 50%। महिलाओं के लिए 50%। और देश में बिहार ऐसा जी इसने क्या कर दिया? बिहार में कर दिया महिलाओं के लिए 100%। बिहार में कर दिया 100%। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। रिजर्वेशन से मुझे पता है। 1 किसके लिए होती है? SC ST के लिए। 1 SC ST के लिए। और हरियाणा ने तो अब 8% किसके लिए भी कर दी? OBC के लिए भी। 8% हरियाणा किसके लिए भी कर दी? OBC के लिए भी कर दी। हरियाणा ने 8% OBC के लिए भी कर दी। ठीक है। पैसा जो आएगा वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से, पैसा स्टेट फाइनेंस कमीशन से। और इलेक्शन जो चुनाव होगा वो स्टेट राज्य चुनाव आयोग इलेक्शन करा होगा, राज्य चुनाव आयोग। हाँ बिल्कुल। 6 महीने, अगर 6 महीने से कम बच जा तो पंचायत का चुनाव बाद में कराऊंगी। उस समय तक जो राज चल रहा है, अभी सरपंचों का टाइम पीरियड पूरा हो गया तो सेक्रेटरी संभाल रहे पंचायत को, ग्राम सचिव संभाल रहे हैं। अगर 6 महीने से कम बचा तो चुनाव नहीं कराऊंगे, ना किसी और को सरपंच बनाऊंगे। 6 महीने से कम हो गया तो जब तक 6 महीने भी कम है ना, मान लो 4 महीने हैं तो 4 महीने तक सेक्रेटरी संभालेगा और उसके बाद चुनाव करा देंगे। अगर 6 महीने से ज्यादा कार्यकाल बचता है, चाहे 7 महीने भी क्यों ना बचे, तो क्या करेंगे? फिर दूसरा सरपंच लगा देंगे और वो कार्यकाल को क्या करेगा? पूरा करेगा। आराम से बताएंगे, विकास तेरे क्वेश्चन को आराम से बताएंगे। ठीक है। इसके अलावा पंचायतों में एक अलग एक्ट आया था, पैसा, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट। पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट, शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था ये। जहां पर पंचायतों में जो ट्राइब्स रहते हैं ना, जनरली SC ST, उनमें पंचायतों को वहां तक, दूर दूराज तक पंचायतों को पहुंचाना। अब तो अब्दुल कलाम आजाद जी की वजह से आया था पैसा एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, 1996 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था पैसा एक्ट। पैसा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, सब जगह पंचायतों को पहुंचाने के लिए। ठीक है। और सेकंड ARC, जो मैंने फर्स्ट ARC 1966 में बताया था, सेकंड ARC का मतलब दूसरा प्रशासनिक रिफॉर्म आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। 2005 से 9 आया, 2005 से 9 आया दूसरा प्रशासनिक आयोग, सेकंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग। उसने कहा कि पंचायतों को बहुत सारी छूटें दी जानी चाहिए, पंचायतों को करों को मजबूत करने छुट्टी दी जाए, पंचायत कुछ कर लगा सके। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। ये मैंने किसके बारे में बताया आपको? पॉइंट पंचायतों के बारे में। ठीक है, पंचायतों के बारे में। ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों नगर पालिका। नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन किसके लिए है? नगर पालिका के लिए। किसके लिए बच्चों? नगर पालिका के लिए। वो 73वां था, 74वां है। हालांकि हरियाणा में नगर पालिका अधिनियम कब बना था? 1973 में।
हरियाणा का पहला नगर पालिका अधिनियम कब बना था? 1973 में, और 2 जुलाई 1973 से लागू हुआ था। ठीक है, परंतु वो हरियाणा के लिए था। पूरे देश में जो बना था वो 74वां था। पूरे देश में जो बना था वो कौन सा था? 74वां था। पूरे देश की बात करें तो वो 74वां था, 74। हरियाणा में पहले से लागू हुआ था 1973 में, वो हरियाणा के लिए था। नगर पालिका समिति सबसे छोटी, इसमें नगर पालिका होती है, फिर नगर परिषद होता है, फिर नगर निगम होता है। नगर पालिका आपके 15 से 50,000 तक की होती है। नई नगर पालिका मैंने बताई सिसाई बनी, बड़ा गांव था सिसाई बनी, इस्माइलाबाद बनी, ये क्या बनी है? 2 इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र की, सिसाई कहाँ की बच्चों? सिसाई गांव था आपका हिसार का। दोनों क्या बनी? नई नगर पालिका। नगर परिषद, नया नगर परिषद कौन सा बना? झज्जर। झज्जर पहले क्या था? नगर पालिका था, अब क्या बन चुका है? नगर परिषद। तो नगर परिषद कितने हो चुके हैं बच्चों? पहले 21 थे, अब कितने हो चुके? 22। नगर पालिका 58 थी। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। ये 50,000 से ज्यादा होता है। ठीक है, 50,000 से ज्यादा होता है। नगर निगम ये 5 लाख से ज्यादा होता है, परंतु अब 5 लाख से कम कितने की कर दी? 3 लाख की कर दी भाई, 3 लाख की कर दी। पहले 5 लाख तक मानते जनसंख्या को, अब कितने कर दी? 3 लाख की कर दी। 5 लाख के आधार पर केवल अपने हरियाणा में कौन सा बना? फरीदाबाद। क्योंकि अपने हरियाणा में ज्यादा जनसंख्या नहीं है शहरों की, तो अपने हरियाणा में 5 लाख से कम कितना कर रखा है? 3 लाख कर रखा है। 5 लाख की जनसंख्या पे तो केवल एक बना था फरीदाबाद, और सारे किस पे बने हैं? 3 की जनसंख्या पे, और सारे किसके बनी है? 3 की जनसंख्या पे। 5 लाख पे केवल कौन सा बना था? फरीदाबाद। एक बात ध्यान रखना, फरीदाबाद 1993 में बन गया था। 1993 में बन गया था। 1994 में तो दर्जा मिला था खाली, 1993 में बन गया था। बुक में 1994 है, वहां पे काट लेना। 1993 में बन गया था फरीदाबाद। 1993 में बन गया था फरीदाबाद। 2008 में कौन सा बनाया था? गुरुग्राम। 2008 में कौन सा बनाया था? गुरुग्राम। ठीक है, 2008 में बनाया था गुरुग्राम। इसके अलावा पहले फरीदाबाद, फिर गुरुग्राम। 2010 में 18 मार्च 2010 में और जो अपने बड़े बड़े शहर ना, जैसे पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, अंबाला, पानीपत, हिसार, करनाल, इन सभी को क्या दे दिया था? दर्जा दे दिया था। तो पहले बना फरीदाबाद 1993, फिर 2008 में गुरुग्राम, फिर 7 बने बड़े बड़े शहर, पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, अंबाला, पानीपत, हिसार, करनाल। फिर 2015 में कौन बना? सोनीपत। 2015 में कौन बना? सोनीपत। 10 हो गए। फिर अंबाला को तोड़ दिया था, अंबाला को 2 में तोड़ दिया था। अंबाला नगर परिषद, अंबाला शहर नगर परिषद और अंबाला कैंट। फिर क्या कराया? अंबाला जो शहर था उसको दोबारा क्या बना दिया? नगर निगम। दोबारा क्या बना दिया? नगर निगम। जिस बार पानीपत था ना, पानीपत को एक बार जिला बनाया, तोड़ के करनाल में ले गए थे, फिर पानीपत को दोबारा ले आए थे। इसी प्रकार अंबाला नगर निगम को तोड़ दिया था, नगर परिषद बनाए 2, फिर दोबारा अंबाला शहर को नगर निगम बना दिया। सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद है, सबसे छोटा यहाँ गलती से लिखा गया, सबसे छोटा यहाँ पर हिसार नहीं बच्चों, सबसे छोटा है पंचकुला। सबसे छोटा है पंचकुला, ये गलती लिख रखा है, सबसे छोटा है पंचकुला। सबसे छोटा क्या है? पंचकुला। सबसे छोटा क्या है? पंचकुला। ठीक है। नू की घोषणा कर दी है, नू की घोषणा कर दी है नया नगर परिषद बनाने की। नू की घोषणा कर दी है नया नगर परिषद बनाने की। नू की घोषणा कर दी है नया नगर परिषद बनाने की। नू नगर पालिका उसकी घोषणा कर दी है नया नगर परिषद बनाने की। ठीक है। 11वां नगर निगम किसको बनाया गया? मानेसर को। मानेसर को क्या बनाया गया? 11वां निगम। तो ये नया क्वेश्चन हो गया, नू की घोषणा कर दी नगर परिषद बनाने की। ठीक है, क्लियर बच्चों? ठीक है, ये अपने ये एचपीएससी ये अपने देख लेना, एचपीएससी वाले पॉइंट देख लेना, एचएसएससी वाले पॉइंट आप देख लेना, बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। अब मैं बता रहा हूं, आ जाओ, अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जल्दी कर लो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसमें तो वाइट यूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डाटा बिल्कुल आराम से जल्दी कर लो बच्चों। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बना कब? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वजह से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वजह से बना सुप्रीम कोर्ट। इस एक्ट ने सर्वोच्च न्यायालय की बात करी थी। इस एक्ट ने संघीय न्यायालय की बात की थी। किस न्यायालय की? संघीय न्यायालय की। और 1937 में पहला संघीय न्यायालय बनाया था। 1937 में पहला संघीय न्यायालय बनाया था।
हाँ 23/12/2020 ठीक है विकास, 2020 में माने सर ठीक है। तो संघीय न्यायालय बना 1937 में। एक्ट पूछे कौन से अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत बना, 1937 संघीय न्यायालय बना। फिर बाद में संघीय न्यायालय को जो आज हमारा वर्तमान में 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को इसको सर्वोच्च न्यायालय कहा गया। पहले संघीय न्यायालय था, फिर इसको क्या कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय। और इसकी सीट कहाँ निर्धारित की, इसकी सीट निर्धारित की दिल्ली में। तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में बना और 28 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ था, उसके टाइम पर बच्चों 26 में लागू हुआ था, उसके 2 दिन बाद, 26 में लागू होने के 2 दिन बाद, इंपॉर्टेंट है 28 है, तब ये क्या बना था बच्चों, दिल्ली में सीट रखी थी, इसका नाम हो गया सर्वोच्च न्यायालय। इसके कितने जज भाई, 31 जज, एक मुख्य जज और भाई और कितने बच्चों, और के सहायक जज। पहले 26 से 31 हुए 2009 में, 26 से 31 हुए 2009 में। जब हम बिल्कुल स्टार्ट हुए थे 28 1950 को, ये संख्या 8 थी। स्टार्टिंग में संविधान बनने के समय इनकी संख्या 8 थी, संविधान बनने के समय इनकी संख्या 8 थी, फिर 10 हुए थे। संविधान बनने के समय 8 थी, वर्तमान में 31 है। संविधान बनने के समय 8 थी, वर्तमान में 31 है। ठीक है बच्चों, आगे चलो। जजों के लिए, जजों की जो अपॉइंटमेंट होती है वो कैसे होती है, अपॉइंटमेंट नियुक्ति। जजों के लिए अपॉइंटमेंट के लिए केस बताएं, केस। थर्ड जजमेंट केस, थर्ड जजमेंट केस। पहले फर्स्ट थी, फिर सेकंड थी, अब थर्ड आ गई। समझो क्या थी, पहले ये कहते थे कि कोई भी जज लगेगा, कोई भी जज लगेगा, मान लो कोई भी जज लगेगा, पहले सारे जजों बताते फिर उसकी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या, हाँ सीजीआई हो गया ना, सीजीआई भी तो ऐड हो गया। और सीजीआई वर्तमान में सीजीआई कौन है, वर्तमान में सीजीआई एन वीरमनम है। कितने नंबर का, 48वें नंबर का एन वीरमनम 48वें नंबर का, 48वें नंबर का एन वीरमनम, 48वें नंबर का। पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में था। नीतू चलो मैं चेक कर लूंगा इसे ना भाई, नीतू चेक कर लूंगा, नीतू चेक करके बता दूंगा, 34 वाला पॉइंट चेक करके बता दूंगा। नीतू 34 वाला चेक करके बता दूंगा, नीतू 34 वाला पॉइंट चेक करके बता दूंगा, 34 वाला पॉइंट चेक करके बता दूंगा, बिल्कुल चेक करके बता दूंगा नीतू, 34 वाला पॉइंट चेक करके बता दूंगा। एन वीरमनम है 48वां, एन वीरमनम है 48 लेटेस्टवा, एन वीरमनम है 48वां लेटेस्टवा, चेक करके बता दूंगा। लोकेश रवीश नीतू चेक करके बता दूंगा, डोंट वरी चेक करके बता दूंगा। ठीक है, आजो थर्ड जजमेंट केस सुनो बच्चों। क्या था, पहले ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेनी है, परंतु वो सलाह मान्य है या नहीं है ये मैटर नहीं करती थी। फिर बाद में क्या कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह जरूर लेनी पड़ेगी, जरूर से जरूर लेनी पड़ेगी। और थर्ड जजमेंट 1993 में क्या कह दी, ये कह दी बच्चों सलाह तो लेनी पड़ेगी पर खाली सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नहीं, उसके साथ साथ अदर जजेस की भी, अदर सीनियर जजेस की भी। तो आज के टाइम पर क्या है, किसी भी जज की नियुक्ति होती है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी होती है और उसके साथ साथ अन्य जजों की सलाह भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की भी सलाह होती है और अन्य जजों की भी क्या होती है, सलाह होती है। अन्य जजों की भी क्या होती है, सलाह होती है। तो वर्तमान में ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी और अन्य जजों की भी क्या होगी, सलाह होगी। अन्य जजों की भी क्या होगी, सलाह होगी। क्लियर टू यू, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी और अन्य जजों की भी सलाह होगी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट जज की और अन्य जजों की भी सलाह होगी। अब जब सीजीआई बनाना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना हो, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे उनकी सलाह होगी। और लगाएगा कौन, लगाएगा प्रेसिडेंट, लगाएगा प्रेसिडेंट, परंतु किसकी सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की। परंतु मुख्य न्यायाधीश की अकेले की सलाह नहीं है, मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह होगी और उसके साथ अन्य सीनियर जजों की भी क्या होगी, सलाह होगी। क्लियर टू यू, अन्य सीनियर जजों की भी क्या होगी बच्चों, सलाह होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। अब लगाने के प्रोसीजर में कहते हैं, लगाने के प्रोसीजर में सीनियरिटी देखी जाएगी भाई, सीनियरिटी।
65 वर्ष की आयु है, मैक्सिमम तक 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। अगर 65 वर्ष, मिनिमम कोई आयु नहीं, परंतु मैक्सिमम कितनी, 65 वर्ष, मैक्सिमम 65 वर्ष। और सीनियरिटी के हिसाब से लगते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से, सीनियरिटी शुड बी काउंटेड। एक दो केस थे जिसमें एएन बेग, एएन रॉय और एमयू बेग, एएन रॉय और एमयू बेग, एएन रॉय 1973 में, एनयू बेग 1977 में। ये दो जज हैं जो सीनियर नहीं थे फिर भी लगाए गए थे, दो जज हैं जो सीनियर नहीं थे फिर भी लगाए गए थे। अदरवाइज इसके बाद जजमेंट आ गई कि लगेंगे तो 1993 की जो जजमेंट आई, 1993 जजमेंट के बाद कह दिया जो भी लगेगा सीनियर जज लगेगा। कौन सा लगेगा, सीनियर जज लगेगा, जो भी लगेगा सीनियर जज लगेगा, ठीक है। और भाई सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए भाई, कम से कम भी 10 साल, चाहे तो हाई कोर्ट वगैरह में जज रहा हो, या 5 साल हाई कोर्ट में जज हो, 10 साल एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट वगैरह में, और 5 साल हाई कोर्ट में क्या रहा हो, जज के तौर पर रहा हो, या कोई कानून का जानकार हो, कानून का जानकार हो तगड़ा। ये कानून का जानकार केवल सीजीआई के केस में है, ध्यान रखना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के केस में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केस में कानून का जानकार हो। नॉर्मल जजों को लगाने होंगे तो कानून का जानकार नहीं होना पड़ेगा, उसने हाईकोर्ट वगैरह में जज होना जरूरी है, हाईकोर्ट वगैरह में जज होना क्या है, जरूरी है। या 10 साल की से छोटे जगह जज हो, 10 जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में जज हो। परंतु मैंने बता दिया केवल सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के केस में क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के केस में केवल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के केस में केवल कानून का केवल जानकार हो, कानून का केवल जानकार हो, ठीक है। वो कानून का जानकार भी लग सकता है सीजीआई, जरूरी नहीं वो जज वगैरह हो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जजों को हटाने के लिए, जजों को हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट टाइप होता है, इम्पीचमेंट टाइप, इम्पीचमेंट टाइप। अब राष्ट्रपति वाले में तो 1/4 बंदे होते जो बिल ने लेकर आए, 1/4 होते, इसमें 1/4 नहीं होते। इसमें बोलते हैं लोकसभा में तो कम से कम भी 100 बंदे हों, लोकसभा में कम से कम भी कितने हो, 100 बंदे हों, और राज्यसभा में बिल आए तो 50 बंदे हों। लोकसभा में तो कम से कम भी 100 एमपी बिल लेके आए, राज्यसभा में कितने लेके आए, 50। और दोनों में किस बहुमत से पास होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। कौन सी मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। इस प्रकार हटाया जाता है। और जब हटाने से पहले चेक होता है कि वो हटाने के जो कारणों से हटाया जा रहा है जज, वे वैलिड कारण है या नहीं है, वैलिड कारण है या नहीं है। तो इसी प्रकार ये हटाते हुए चेक होता है, तो क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस, क्वाशी जुडिशियल। क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस का मतलब है जिस प्रकार जुडिशरी केस देखती है उसी प्रकार ये केस देखा जाता है कि भाई जो हटाया जा रहा है वो हटाने के लायक है नहीं है, केस एडमिट करे नहीं करे। केस एडमिट होगा तो मतलब जज की तरह देखा तो इसको क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोला। और स्पेशल मेजोरिटी से राज्यसभा में, स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा में। अगर लोकसभा में हटाने की बात आएगी तो 100 बंदे लेकर आऊंगे, राज्यसभा में हटाने की बात आऊंगे कम से कम 50 बंदे लेकर आऊंगे, कम से कम 50 बंदे लेकर आऊंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने बता दी एक्टिंग चीफ जस्टिस। अगर मान लो चीफ जस्टिस खाली है तो उसकी जगह किसी बंदे को कुछ समय के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। रिटायर्ड जज को भी अडोक बेसिस पे अगर कमी पड़ रही हो तो हाई कोर्ट के जजों को भी क्या लगा सकते हैं, हाई कोर्ट के जजों को भी हम लगा सकते हैं, जज वगैरह बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तो अडोक हो गया, अडोक तो टेम्परेरी बेसिस पे। एक हो गया एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कुछ हो रहा हो तो एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं। जब एक्टिंग हो चाहे अडोक हो, वो पूरी पावर एक्सरसाइज करेगा जो एक जज की होती है। परंतु रिटायर्ड जजों को भी बुला सकते हैं। जब काम ज्यादा हो तो रिटायर्ड जजों को भी बुला सकते हैं। जब रिटायर्ड जजों को बुलाओगे, रिटायर्ड जजों को जब बुलाते हो तो रिटायर्ड जजों को बुलाने के समय हम एक बात ध्यान रखेंगे, जब हमने रिटायर्ड जज बुलाए तो उनकी पावर तो उन जैसी होगी, परंतु सैलरी प्रेसिडेंट जिस हिसाब से बताएगा वो होगी, प्रेसिडेंट जिस हिसाब से बताएगा वो होगी। और एक्टिंग जज, अडोक जज और रिटायर्ड जज तीनों चीफ जस्टिस की सलाह पर लगाए जाएंगे। चीफ जस्टिस की सलाह पे, वहां पर सभी की सलाह मानने के लिए बात देनी है, परंतु चीफ जस्टिस की सलाह और लगा होगा कौन, वो है राष्ट्रपति, लगा होगा राष्ट्रपति, परंतु चीफ जस्टिस की सलाह नहीं। प्रेसिडेंट वाला और इसका महाभियोग सेम नहीं है भाई, प्रेसिडेंट वाला और इसका महाभियोग सेम नहीं है। प्रेसिडेंट का जो महाभियोग होता है वो 2/3 ऑफ टोटल ऑफ संसद होता है। मतलब लोकसभा का 2/3 का मतलब लोकसभा के 545, ठीक है, जो 543 रह गए एंग्लो इंडियन हटा दिए। टोटल जितने मेंबर होते हैं उनका होता है, इसका होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग।
प्रेजेंट एंड वोटिंग जरूरी ना 545, 500 बंदे वोट डाल रहे तो 502/3 का होगा, इसमें फर्क है। प्रेसिडेंट वाले में तो टोटल होता है 2/3, केवल प्रेसिडेंट ही ऐसा होता है जिसमें 2/3 ऑफ टोटल हाउस, टोटल हाउस। इसमें होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितनों ने वोट डाली, जितनों ने वोट डाली। होते दोनों स्पेशल है पर दोनों अलग अलग है। प्रेसिडेंट वाले में तो सदन का टोटल देखेंगे, सदन का टोटल, इसमें देखें जितनों ने वोट डाली उसका 2/3, उसका 2/3। ठीक है, वो 34 वाला मैं चेक करूंगा बच्चों, 32 है, 33 है, 34 है, वो चेक करूंगा टोटल कितने हो चुके, 34 हो चुके, कितने हो चुके चेक करके बता दूंगा। ठीक है, आगे आ जाओ बच्चों। सीट सुप्रीम कोर्ट की मैंने बता दी आपकी। इसके एक अलावा एडवाइजरी जुडिक्शन 143 में सलाह के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से, बिल्कुल बताऊंगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांग सकता है और वो सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज क्या बाध्य है, 143 अनुच्छेद के तहत सलाह मांग सकता है, 143 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अब आ जाओ कुछ ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन इसकी कुछ विशेष शक्तियां होती है। ओरिजिनल जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन वास्तविक शक्ति इसकी क्या है, केंद्र व राज्यों में विवाद हो जाए, केंद्र में राज्यों में विवाद हो जाए, या दो राज्यों में आपस में विवाद हो जाए, या दो राज्यों में आपस में विवाद हो जाए, केंद्र में राज्य विवाद हो जाए, दो राज्यों में आपस में विवाद हो जाए, ये इसकी ओरिजिनल जुडिक्शन है। केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, केवल इसे सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। पहले मैंने बताया थी 32वें अनुच्छेद के तहत आप हाई कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 226 के तहत तुम कहां भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। तो रिट फंडामेंटल राइट वाले इसका ओरिजिनल नहीं रहा, क्योंकि वो किसके साथ भी है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, परंतु केंद्र व राज्यों में विवाद हो या दो राज्यों में आपस में विवाद हो, उसका केवल कहां पर जाएगा, केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। या कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, किसी देश के साथ अपनी लड़ाई हो रही है, इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट है, तो वो भी केवल कहां पर जाएगा, केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो या संविधान बनने से पहले कोई बिल हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो, वो भी कहां पर जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एपिलेंट जुडिक्शन, अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार का मतलब है आप कोई भी जो केस होगा, चाहे सिविल केस हो, चाहे फौजदारी केस हो, दीवानी केस हो, फौजदारी केस हो, कहां पर अपील कर सकते हो, लास्ट अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। लास्ट अपील हम कहां पे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। परंतु मृत्यु की सजा हो, की सजा हो, मृत्यु की सजा हो, उसकी लास्ट अपील हम प्रेसिडेंट को कर सकते हैं। मृत्यु की सजा को छोड़कर सभी की लास्ट अपील कहां पर होती है, नहीं, टोटल का हाफ तो होना चाहिए। एब्सोल्यूट तो दोनों केस में होनी है, एब्सोल्यूट तो दोनों केस में होनी है, नहीं, हाँ कंफ्यूज मत हो, एब्सोल्यूट तो दोनों में है, टोटल का हाफ तो है ही है, और प्रेजेंट का 2/3 है, ये तो जर्नल में। परंतु सुप्रीम को मैंने बताया केवल प्रेसिडेंट का केस ऐसा है, राष्ट्रपति का ऐसा केस है जिसमें 2/3 ऑफ टोटल होगा, उसमें आधे का लेना देना ही नहीं है। राष्ट्रपति का एक ऐसा केस है जिसमें 2/3 ऑफ टोटल होगा, पढ़ाते हुए बोला भी था, राष्ट्रपति केवल एक ऐसा जिसकी अलग प्रक्रिया है। अदरवाइज औरों को देखोगे तो टोटल का तो आधे से अधिक, टोटल का तो आधे से अधिक, और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, परंतु राष्ट्रपति ऐसा जिसमें 2/3 ऑफ टोटल है। और औरों को देखेंगे, औरों को देखेंगे तो टोटल का तो आधे से अधिक, टोटल का तो आधे से अधिक, साथ में 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ये औरों के लिए है, राष्ट्रपति का विशेष है। राष्ट्रपति की बताई स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। राष्ट्रपति में तो टोटल का 2/3, औरों में स्पेशल मेजोरिटी, टोटल का तो आधा जरूर होना चाहिए और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। ठीक है भाई, अब अपीलीय अधिकार बता दिया, कहीं पर भी अपील कर सकते हैं भाई। ठीक है, रिट जारी करता, रिट जारी करने का अधिकार इनके पास है। अब आ जाओ कुछ आर्टिकल्स, इन पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ आर्टिकल्स सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग, कुछ आर्टिकल। 124 बताता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया 124 के अकॉर्डिंग। 124A, इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो 99वें संशोधन से बना था, 99वें संशोधन से बना था, वो इसके अंतर्गत आता है, वो इसके अंतर्गत आता है। 124(4),
124(4), 124 का 4, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पद से हटाने की प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज से पद से हटाने की प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज से हटाने की प्रक्रिया है। 125 में सैलरी, 125 में इनकी सैलरी है, ठीक है। 126 में तो मैंने बता दिया एक्टिंग चीफ जस्टिस। 127 में बता दिया अडोक पे कैसे लगेंगे, टेम्परेरी। 128 पे लगेंगे रिटायर्ड, तीनों। सैलरी के बाद एक्टिंग, जब समय ना हो जब कौन सा लिखेगा, एक्टिंग जब कोई ना हो तब वो कौन सा लगेगा, 126। 27 पे अडोक टेम्परेरी बेसिस पे, 128 पे रिटायर्ड, 128 पे रिटायर्ड। ठीक है, नहीं है गुरुजी वाला सेम प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, प्रेसिडेंट के लिए कंफर्म है 2/3 ऑफ टोटल, 2/3 ऑफ टोटल, प्रेसिडेंट के लिए 2/3 ऑफ टोटल, और कंफर्म है बिल्कुल प्रेसिडेंट के लिए 2/3 ऑफ टोटल, और अन्य के लिए टोटल का हाफ, और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्रेजेंट, क्योंकि राष्ट्रपति को बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, राष्ट्रपति को बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं इसलिए राइटिंग थोड़ी खराब है। तो 124 में तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, 124A में राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग बना था जो, 124 के 4 में सुप्रीम कोर्ट को पद से हटाने की प्रक्रिया, 125 में सैलरी, 126 में अडोक बट एक्टिंग कैसे लगेगा, एक्टिंग। 127 में अडोक टेम्परेरी बेसिस पे कैसे लगेगा, 128 में रिटायर्ड जज, 128 में रिटायर्ड जज। एक 139A में रिट बल्कि 139 छोड़ दो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 131 कर लो। 131 में ओरिजिनल जुरिडिक्शन, वास्तविक शक्तियां, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ये कर लो, काफी हो जाएंगे, इनसे कर लो, काफी हो जाएंगे ये, काफी हो जाएंगे। 124 में पूरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट, 124 में 4 में हटाने प्रक्रिया, 125 में सैलरी, 126 में एक्टिंग कैसे लगेगा, 127 में अडोक पे टेम्परेरी कैसे लगेगा, 128 में रिटायर्ड कैसे लगेगा, 131 में ओरिजिनल जुडिक्शन। अब जो हाईकोर्ट वगैरह बच रहा है ना, हाईकोर्ट देखो तुम्हारा क्या क्या बच रहा है, पॉलिटी में बता देता हूं। पॉलिटी में तुम्हारी बच रही है पार्लियामेंट, पॉलिटी में तुम्हारी बच गई पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के अलावा बच गए तुम्हारे आयोग, पार्लियामेंट आयोग बच गए, और तुम्हारा बच गया हाईकोर्ट बच गया है, और हाईकोर्ट के अलावा तुम्हारा लैंग्वेज वगैरह ये बच गए, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कमीशन, शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया, ये सारे मैं क्वेश्चंस के थ्रू करा दूंगा, ये सारे टॉपिक में क्वेश्चंस के थ्रू करा दूंगा, ये सारे क्वेश्चन टॉपिक के थ्रू करा दूंगा। कल जो हिस्ट्री होगी समझ लियो बात ने, कल उस हिस्ट्री में कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, एक दिन में पूरी हिस्ट्री नहीं हो सकती, परंतु मैं तुम्हें पॉइंट लिखवाऊंगा, वो पॉइंट लिख लियो पेपर में मिलेंगे, वो पॉइंट लिख लियो पेपर में मिलेंगे। और बच्चों कोई भी मान लो गलत कुछ डाटा हो जाता है उसी टाइम बोल देना, आई विल क्रॉस चेक, ठीक है। तो कल इंपॉर्टेंट क्लास होगी बच्चों, सब इसको मिस मत करना, कल इंपॉर्टेंट क्लास होगी 12 बजे के अराउंड, पूरी हिस्ट्री कराऊंगा, और हरियाणा की हिस्ट्री भी और नेशनल हिस्ट्री भी, हरियाणा की हिस्ट्री भी नेशनल हिस्ट्री भी, ठीक है।